हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कोविड-19। सो कोविड-19 एक करंट टॉपिक है, इस पर आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोजेज द डिसीज कोविड-19? कौन सा वायरस कोविड-19 डिसीज को कोज करता है? ऑप्शन ए है निपा वायरस, ऑप्शन बी है सार्स वायरस दैट इज SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। सी इज MERS इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सार्स CoV-2। सो इसका जो आंसर है वो है डी, सार्स कोरोना वायरस 2। तो चाहे वो निपा वायरस है, निपा वायरस भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। SARS दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है। सो जो ये सार्स वायरस है ये भी कोरोना वायरस ही है। MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोरोना वायरस के कारण ही होता है, ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है। सार्स कोरोना वायरस 2 दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 ये क्या है? ये भी कोरोना वायरस ही है, लेकिन ये कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन है जिसको बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस 2। तो ये एक न्यू कोरोना वायरस है जो कि कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस डिसीज 2019 को कोज करता है। सो कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो कोरोना वायरस पहले एग्जिस्ट कर रहा था वो SARS दैट इज सार्स और MERS को कोज कर रहा था, लेकिन अब ये जो न्यू कोरोना वायरस का स्ट्रेन है दैट इज सार्स कोरोना वायरस 2, ये कोविड-19 को कोज करता है, कोविड-19 डिसीज को। ये सारे ही जो वायरस हैं यहाँ पर, ये सारे ही जूनोटिक ओरिजिन के हैं। जूनोटिक ओरिजिन मीन्स एनिमल से ही आए हैं मोस्टली, या फिर आप बैट्स से या फिर पिग से ही ये जो वायरसेस हैं ये आए हैं एंड देन ये ह्यूमंस में इन्होंने डिसीज़ कोज की है। सो जैसे कि माना गया है कि जो सार्स कोरोना वायरस 2 है जो कि कोविड-19 को कोज कर रहा है, ये भी कहाँ से आया है? ये भी जूनोटिक ओरिजिन है, मीन्स एनिमल से ही आया है। सो आंसर है इसका सार्स कोरोना वायरस 2 जो कि कोविड-19 को कोज करता है। नाउ इनिशियली ये जो वायरस है सार्स कोरोना वायरस 2, इसको पहले इन्होंने बोला था नोवल कोरोना वायरस। तो इन्होंने पहले इसको क्या नाम दिया था? 2019 नोवल कोरोना वायरस इसको पहले बोला था। और 11 फरवरी 2020 को जो इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस है, ये जो कमेटी है ये वायरसेस को नेम देती है। तो इन्होंने इस वायरस को क्या नाम दिया था? सार्स कोरोना वायरस 2, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये जो पहले जो सार्स वायरस था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रेस्पिरेटरी इलनेस ही कोज करता है सीवियर, तो सार्स कोरोना वायरस जैसा ही ये स्ट्रक्चरली सिमिलर था, फीचर्स इसके सिमिलर थे, इसलिए इन्होंने इस न्यू वायरस को क्या नाम दिया था? सार्स कोरोना वायरस 2। ये न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिसीज दैट इज कोविड-19। आउटब्रेक मतलब फैलना, सो वाइड स्प्रेड जब किसी वायरस का हो जाता है तो उसको आउटब्रेक कहते हैं। वॉज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम, तो ये जो आउटब्रेक हुआ था मीन्स ये जो स्प्रेड हुआ था कोरोना वायरस का, ये इनिशियली मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए मैड्रिड सिटी स्पेन, बी वुहान सिटी चाइना, सी रोम इटली एंड डी न्यूयॉर्क USA। तो ये हमें पता ही है कि ये चाइना से आया, चाइना से भी ये वुहान सिटी से ये ओरिजिनेट हुआ है वायरस। तो इनिशियली ये रिपोर्ट जो फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था ये वायरस, तो फर्स्ट इनिशियली देखा गया कि वुहान सिटी जो चाइना है वहाँ पर निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ से ये रिपोर्ट हुआ था। तो आउटब्रेक जो कोविड-19 का है वो इनिशियली नोटिस कहाँ पर किया गया? जो सी फूड मार्केट थी वुहान सिटी में, सी फूड मार्केट जो ह्यूबे प्रोविंस में थी चाइना की, तो ये मिड दिसंबर 2019, तो दिसंबर 2019 को भी मिड में ये नोटिस किया गया था कि वहाँ की जो सी फूड मार्केट है वहाँ पर केसेस अराइज हो रहे हैं निमोनिया के, तो वहाँ से कोविड-19 इनिशियली रिपोर्ट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न।
ये जो आउटब्रेक है, ये जो स्प्रेड है वाइड स्प्रेड कोविड-19 का, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब कि अब ये क्या हो गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गई है और ये इंटरनेशनल कंसर्न है। इंटरनेशनल मतलब सारी जो भी कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनली सभी के लिए अब ये एक कंसर्न बन चुका है बाय WHO। तो ये कब अनाउंस किया था WHO ने, कब ये डिक्लेयर किया था कि ये जो कोविड-19 है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बन गया है? तो ऑप्शन है 31 दिसंबर 2019, बी 30 जनवरी 2020, सी 2 मार्च 2020 और डी 9 जनवरी 2020। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 30 जनवरी 2020। तो WHO ने इतनी जल्दी, तो क्योंकि मिड दिसंबर में तो 2019 में केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए थे चाइना में, देन इन्होंने 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसको एक इंटरनेशनल कंसर्न और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। सो आंसर क्या है, बी 30 जनवरी 2020। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडमिक ऑन। तो WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कोविड-19 को ग्लोबल पैंडमिक। ग्लोबल पैंडमिक मतलब कि अब ये पूरे ग्लोब में फैल चुका है। पैंडमिक मतलब होता है जब वाइड स्प्रेड हो जाता है, इंटरनेशनली स्प्रेड हो जाता है। तो पैंडमिक मतलब किसी एक कंट्री में ये नहीं रहेगा, अब कंट्री टू कंट्री ये स्प्रेड हो रहा था, ग्लोबली स्प्रेड हो रहा था, जिसको बोलते हैं पैंडमिक। तो ये कब डिक्लेयर किया था WHO ने? ए 2 मार्च 2020 में, बी 9 जनवरी 2020 में, सी 11 मार्च 2020 में और डी 19 जनवरी 2020। तो इसका राइट आंसर है 11 मार्च 2020। तो 11 मार्च को WHO ने इसको ग्लोबल पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया था, 11 मार्च 2020। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस इज अ, नाउ कोरोना वायरस क्या है? ए एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, बी एनवेलप्ड DNA वायरस, सी नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस या फिर डी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। तो कोरोना वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल DNA वायरस नहीं है, ये क्या है? कोरोना वायरस RNA वायरस है। और कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। और कौन सा? एनवेलप्ड, इसके ऊपर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर है ए एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से कौन कौन से डिसीज रिलेटेड हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कोरोना वायरस से रिलेटेड, ये नहीं पूछा गया कि सार्स कोरोना वायरस 2 से रिलेटेड। तो ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स बोलते हैं, देन बी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको मर्स MERS बोलते हैं, सी बोथ A एंड B और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? बोथ A एंड B, क्योंकि ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये भी कोरोना वायरस से ही कोज होती है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कोरोना वायरस से ही कोज होती है, दोनों ही रेस्पिरेटरी इलनेस है। तो बोथ A एंड D, सी इसका राइट आंसर है। हालांकि जो कोविड-19 है वो भी कोरोना वायरस से ही कोज होती है, लेकिन वो कोरोना वायरस का एक न्यू स्ट्रेन दिखाई दिया गया है। तो एक न्यू टाइप का कोरोना वायरस दिखाई दिया गया है जो कोविड-19 को कोज करता है। तो आंसर है सी बोथ A एंड B। 7th क्वेश्चन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मीन्स कोविड-19 कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे स्प्रेड होता है? तो ए है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, बी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, सी फोमाइट से और डी ऑल ऑफ द अबव। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमें पता ही है क्या होते हैं कि जब हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे से ड्रॉप्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उनको बोलते हैं, जिसके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से मीन्स या फिर हम किसी को टच करते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट से। फोमाइट्स क्या होता है? फोमाइट्स होता है किसी सरफेस पर, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइक जिस पर वायरस प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि सपोज़ किसी के कपड़ों पर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर अगर हमने डोर नोब्स मीन्स अगर हम जैसे डोर को टच करते हैं, दरवाज़ों को टच करते हैं, पेन को टच किया है हमने, किसी भी सरफेस पर अगर वायरस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं फोमाइट्स। तो या फिर उससे भी स्प्रेड हो सकता है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी रूट से ट्रांसमिट हो सकता है कोविड-19, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैच हो सकता है, हम उसको कैच कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो वायरस है कोरोना, सार्स कोरोना वायरस 2, उसको कैच कर सकते हैं। फोमाइट्स कोई भी
सरफेस है अगर हमने उसको टच किया है हैंड से, और अगर हमने वही अपने नोज़ को टच कर लिया है हैंड या फिर माउथ को टच कर लिया है, तो देन ट्रांसमिट हो सकता है। सो ये सारे ही रूट्स हैं जिससे ट्रांसमिट हो सकता है कोविड-19। सो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट लोएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कोविड-19। तो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको सबसे कम रिस्क है कॉम्प्लिकेशन होने का अगर उनको कोविड-19 हो भी जाता है तो। सो कोविड-19 डेवलप करने का सबसे कम रिस्क किसमें है? तो ए है पेशेंट एज्ड ओवर 60 ईयर्स, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, बी सी पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज़ मीन्स कोई और कंडीशन होना साथ में पेशेंट को, कोमॉर्बिडिटी मीन्स कोई और डिसीज़ कंडीशन होना जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डी पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेशन मीन्स जिनकी इम्यूनिटी वीक है जैसे कि एड्स पेशेंट हो गए या फिर जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनोसप्रेशन पर है पेशेंट, या फिर अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके लिए भी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स देते हैं, तो उनकी भी इम्यूनोसप्रेशन होता है मीन्स उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इसका जो आंसर है सबसे लोएस्ट रिस्क किसको है कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का, तो वो आंसर है बी, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। तो देखो पेशेंट ओवर एज 60 ईयर्स, जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो उनकी भी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनको कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, कोई भी कंडीशन होती है साथ में डिसीज़ कंडीशन जैसे कि शुगर, कैंसर, हाइपरटेंशन, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम साथ में हो सकती है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है। देन पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब अगर कोई और डिसीज़ कंडीशन है साथ में तो भी कोविड-19 की जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि सबसे मेजर जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है निमोनिया। पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेशन, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ही वीक है तो भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आंसर इसका है अंडर 5 ईयर्स। सो जो 5 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं उनको ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के कोविड-19 के इसके चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीज़न ये हो सकता है, अभी इस पर रिसर्च और चल रही है, लेकिन 5 ईयर्स से कम के जो चिल्ड्रन हैं उनमें ऐसा माना गया है कि क्योंकि उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती, कोई और अदर कंडीशंस बहुत रेयरली प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि जो 60 से अबव हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई अदर कंडीशन हो गई, डिसीज़ कंडीशन होती है उनमें, क्योंकि 60 के बाद प्रोन हो जाता है पर्सन डिसीज़ कंडीशन से। लेकिन 5 ईयर्स से कम में कोमॉर्बिडिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, डिसीज़ कंडीशन प्रेजेंट ना होने के कारण उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। प्लस जो 5 ईयर से कम के चिल्ड्रन होते हैं उनके साइनसेस, जो कैविटीज़ होती है हमारे नोज़ में साइनसेस होते हैं, वो भी अंडर डेवलप्ड होते हैं। प्लस 5 ईयर से कम के और भी माना गया है कि उनको जो इन्फ्लुएंजा है मीन्स जो फ्लू है या फिर जो अदर कोरोना वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है उनकी डेवलप हो जाती है, ऑलरेडी वो इसके एक्सपोजर में आए होते हैं, तो उनमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी डेवलप होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए 5 ईयर से कम में रिस्क कम है कोविड-19 का भी और कोविड-19 की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका भी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कह सकते, तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है क्योंकि ये एक न्यू कोरोना वायरस है, तो अभी इसको हम अच्छे से नहीं जानते, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके बारे में नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड। सो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड साइन एंड सिम्टम अमंग कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट, कौन सा सबसे कॉमनली रिपोर्टेड है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमनली पेशेंट क्या बोलते हैं कि हमें ये सिम्टम आया है, ये साइन हमें दिख रहा है कोविड-19 पेशेंट में। ए फीवर, बी सोर थ्रोट, सी वीकनेस और डी रनिंग नोज। तो जो सबसे कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम होता है वो होता है फीवर, कि पेशेंट को फीवर था तो तभी उसको कोविड-19 है। सो कोविड-19 अगर किसी पेशेंट को है तो सबसे पहले या फिर सबसे कॉमन जो वो सिम्टम बताता है वो ये बताता है कि उसको फीवर हो रहा है। तो कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम क्या है? फीवर। तो आंसर इज ए फीवर। फीवर के अलावा और भी कई जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है जैसे कि कफ, फैटीग, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, लेकिन जो सबसे कॉमन है रिपोर्टेड जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो है फीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डेडिकेटेड कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट। सो अगर कोई कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट है, मतलब कोई भी हॉस्पिटल का जो वार्ड है, यूनिट है जिसमें कोविड-19 को ट्रीट किया जाता है, कोविड-19 पेशेंट को, शुड हैव प्रेफरेबली नेगेटिव प्रेशर रूम विद अ मिनिमम ऑफ।
तो वो क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव प्रेशर रूम होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ A 5 एयर एक्सचेंज पर आवर, B 8 एयर एक्सचेंज पर आवर, C 12 एयर एक्सचेंज पर आवर, D 15 एयर एक्सचेंज पर आवर। अभी ये हम समझते हैं ये क्वेश्चन को, फिर हम आंसर को समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है C 12 एयर एक्सचेंज पर आवर, लेकिन हम अभी समझते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले नेगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है। नेगेटिव प्रेशर रूम का क्या मतलब होता है कि सपोज ये एक रूम है, ये कोविड रूम है, तो ये नेगेटिव प्रेशर रूम है। तो नेगेटिव प्रेशर रूम में क्या होता है कि जो रूम के अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है, लो, और जो रूम के बाहर का जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, हाई होगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। तो अगर रूम का जो अंदर का प्रेशर है वो क्या है, लो है, सो लोअर प्रेशर इनसाइड द ट्रीटिंग रूम एज कंपेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मीन्स जो रूम के बाहर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो हाई होगा, रूम का लो होगा। तो इससे क्या होता है, प्रिवेंट्स इंटरनल एयर फ्रॉम लीविंग द स्पेस। तो अगर जो रूम के अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर कम है, तो जो एयर है, जब भी रूम का डोर ओपन होगा या फिर कुछ भी ओपन होगा रूम कहीं से भी, तो जो एयर है रूम के अंदर वाली वो बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि उसका प्रेशर कम है। जबकि जो अंदर, जो रूम के बाहर जो एयर है वो अंदर आ सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इनको एक तो नेगेटिव प्रेशर रूम को आइसोलेशन रूम भी कहते हैं। सपोज किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है या फिर कोरोना वायरस है, राइट, कोविड-19 है, तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, मतलब ये एयर से ईजिली स्प्रेड हो सकती हैं। तो इसलिए जिस रूम में कोविड का पेशेंट होता है उस रूम का प्रेशर लो रखा जाता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मीन्स बाहर के प्रेशर से, एयर प्रेशर से। तो क्या होता है कि जो प्रेशर है एयर का वो अंदर लो है, तो जो एयर है वो ईजिली बाहर नहीं जा सकती, लीव नहीं कर सकती रूम से। तो क्या होगा कि रूम की एयर रूम में ही रहती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड नहीं होता बाहर इन्वायरमेंट में। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ सक्शंस लगाए होते हैं जो कि रूम की जो एयर है उसको कहीं और लीव करवाते हैं, कहीं और क्विट करवाते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर रूम, आइसोलेशन रूम्स इनको बोलते हैं। ये उनके लिए होते हैं जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस होते हैं, मीन्स जो एयर से स्प्रेड हो सकते हैं या फिर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, वो स्प्रेड ना हो एयर में, इसके लिए बनाए जाते हैं। तो ये पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी रूम के बाहर पीपल होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे एयर के एक्सपोजर में आने से, जो भी इन्फेक्शियस एयर है उसके एक्सपोजर में आने में। नाउ पॉजिटिव प्रेशर रूम क्या होते हैं, इनको प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट या फिर प्रोटेक्टिव रूम्स भी बोलते हैं। तो इसमें उल्टा होता है नेगेटिव प्रेशर से। पॉजिटिव प्रेशर का जो रूम है, इसका जो अंदर का टेम्परेचर है, इसका रूम का जो अंदर का प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग्स। जो बाहर का प्रेशर होगा वो लो होगा और रूम के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो हाई होगा। इससे क्या होगा कि एयर कैन लीव द रूम। तो इससे क्या होगा, एयर जो है रूम के बाहर जा सकती है, लेकिन जो बाहर वाली एयर है वो रूम के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि रूम के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो बाहर एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्शन प्रेजेंट है वो रूम के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि जो बाहर की एयर है वो रूम के अंदर नहीं जा पाती। सो कोई भी जर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है वो रूम में एंटर नहीं कर सकता। ये किन के लिए होता है, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो क्योंकि हमें उनको जर्म से प्रोटेक्ट करना होता है, पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना होता है, जो कि इन्फेक्शन जिनको ईजिली कैच हो जाता है उनको बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि एड्स पेशेंट, HIV एड्स पेशेंट, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है किसका, वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पॉजिटिव प्रेशर रूम्स बनाते हैं। नाउ ये जो दोनों रूम हैं इसके लिए हमें एयर एक्सचेंज करनी पड़ती है। सो कुछ डिवाइसेस होते हैं, हाईली डिवाइसेस, तो ये एक डिटेल टॉपिक हो जाएगा अलग से। तो डिवाइसेस के थ्रू हम एयर को एक्सचेंज करते हैं पर आवर। तो इन दोनों रूम को जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम 12 एयर एक्सचेंज करनी पड़ती है पर आवर। तो इसलिए इसका आंसर C है। तो एयर चेंजेस पर आवर का मतलब है कि हमने इसको ACPH भी बोलते हैं या फिर ACH भी बोलते हैं, एयर चेंजेस पर आवर।
तो एयर चेंज रेट क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द एयर वॉल्यूम एडेड टू, या तो हम एयर का वॉल्यूम ऐड करेंगे प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, या फिर रिमूव करेंगे उस स्पेस से प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इन 1 आवर। तो 1 आवर में हम उसको चेंज करते रहते हैं डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। A minimum of 12 airflow changes each hour must be maintained in order to sustain the desired environment depending on the size and purpose of the room। तो मिनिमम हमें 12 एयर चेंजेस पर आवर करना पड़ता है, जितना भी हमको डिजायर्ड प्रेशर रूम में चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जो कोविड-19 ट्रीटमेंट का जो यूनिट होता है, कोविड-19 ट्रीटमेंट का यूनिट का मतलब है कि पेशेंट इन्फेक्शियस है, मीन्स उसके कोई भी कंटामिनेटेड डिसीज़ हुई है जो कि ईजिली स्प्रेड हो सकती है, तो उसको उसके लिए जो नेगेटिव प्रेशर रूम है, अब मैंने पहले ही बताया है, सो कोई भी अगर इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाना है, तो हम नेगेटिव प्रेशर रूम बनाते हैं। तो उसके लिए हम मिनिमम 12 एयर एक्सचेंज पर आवर करेंगे। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू। कोविड-19 के जो सिम्टम है वो किसके जैसे दिखते हैं, सिमिलर किससे हैं? ए स्कैबिस, बी इन्फ्लुएंजा, सी एस्थमा और डी कॉलेरा। तो इसका आंसर है बी इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी बोलते हैं, तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, लाइक रनी नोज, फीवर, राइट। तो इन्फ्लुएंजा जैसे इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेसेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी। अब कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट में मीन्स वार्ड में जो हाई टच सरफेसेस मीन्स लाइक दरवाजे हो गए, बेड हो गए, टैप्स हो गई, राइट, या फिर साइड टेबल्स हो गए, तो ये हाई टच सरफेसेस है जिनको हम टच करते रहता है पेशेंट, तो या फिर जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है, तो उसको हमने कितनी देर में डिसइंफेक्ट करना होता है। तो ए है 1 to 2 आवर्ली, बी 2 to 3 आवर्ली, सी 3 to 4 आवर्ली, या फिर डी 4 to 5 आवर्ली। तो मिनिमम हमको 1 to 2 आवर्ली हमने डिसइंफेक्ट करने ही हैं। तो आंसर है 1 to 2 आवर्ली हमको 1 से 2 घंटे में डिसइंफेक्ट करने होते हैं सरफेसेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। एन एडल्ट पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कंसिडर्ड टू बी ए मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19। अब हम कौन से सिम्टम को बोलेंगे कि पेशेंट मॉडरेट केस है कोविड-19 का, मीन्स वो मॉडरेट है, ना माइल्ड है ना सीवियर है, मॉडरेट है। तो ए है पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पेशेंट को अनकॉम्प्लिकेटेड मीन्स कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक URTI। बी पेशेंट विद निमोनिया, या फिर पेशेंट को निमोनिया है, प्रेजेंस ऑफ डिस्पनिया, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी है, हाइपोक्सिया भी है, ऑक्सीजन भी लो हो रहा है उसका, एंड मोर देन और इक्वल टू 24 ब्रीथ्स पर मिनट, और उसकी जो ब्रीदिंग है वो इक्वल टू या फिर मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट है। सी है पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया, उसको डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, हाइपोक्सिया भी है, और ब्रीदिंग उसकी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 24 ब्रीथ्स पर मिनट। डी है पेशेंट विद सीवियर निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और सेप्टिक शॉक, मीन्स उसको सेप्सिस भी हो गया है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, ऑर्गन फेलियर हो गया है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया, दैट इज सेप्टिक शॉक। तो ये फेटल कंडीशन होती है। तो इनमें से कौन सा है जो मॉडरेट में आता है? तो आंसर है इसका बी। अब इसका आंसर बी कैसे है? तो पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड ब्रीदिंग उसका मोर देन और इक्वल टू 24 ब्रीथ्स पर मिनट है। तो इसमें एक हमने क्लासिफिकेशन बनाई है एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब उसको सिम्टम नहीं है, या फिर उसको बोल सकते हैं प्री सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम अपीयर होने से पहले का स्टेज, मतलब जिसमें सिम्टम नहीं दिखते। तो इंडिविजुअल जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जो उसका टेस्ट है कोविड-19 का, सार्स कोरोना वायरस का 2 का, वो पॉजिटिव है लेकिन उसको कोई भी सिम्टम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक। माइल्ड इलनेस, माइल्ड में आता है हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मीन्स उसको मे बी इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंडिविजुअल हु हैव एनी वेरियस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, उसको कोई भी साइन एंड सिम्टम हो सकता है जैसे कि फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मेलेज मीन्स थकावट, हेडेक, मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। सो कोई भी सिम्टम हो सकता है, बट उसको ना तो डिस्निया है, मीन्स उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी नहीं है, चेस्ट इमेजिंग उसकी एबनॉर्मल नहीं है, एंड हैव नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसकी जो सेचुरेशन है वो भी नॉर्मल है। तो इसको हम बोलेंगे माइल्ड इलनेस।
अब मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट मीन्स जिसको लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज है, जैसे कि निमोनिया। तो निमोनिया एक कॉम्प्लिकेशन है कोविड-19 की। ड्यूरिंग क्लिनिकल असेसमेंट और इमेजिंग एंड प्रेजेंस ऑफ डिस्निया, उसको डिस्निया भी है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी है, हाइपोक्सिया भी, ऑक्सीजन भी लो है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी इक्वल टू या फिर मोर देन 94% उसकी रहेगी रूम एयर पे, और रेस्पिरेटरी रेट उसका क्या है? मोर देन और इक्वल टू 24 ब्रीथ्स पर मिनट। चिल्ड्रन में अगर हम देखा जाए, जो चाइल्ड 2 मंथ से कम का है, मीन्स 2 महीने से पहले का है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट 60 ब्रीथ पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा रहेगा। जो चाइल्ड 2 से 11 मंथ्स के हैं, उनका रेस्पिरेटरी रेट 50 ब्रीथ्स पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा रहेगा। चाइल्ड 1 to 5 ईयर्स 40 ब्रीथ्स पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट रहेगा। तो ये आते हैं हमारे मॉडरेट इलनेस में। अब सीवियर में क्या आते हैं? जिनको सीवियर निमोनिया हो गया है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, सेप्टिक शॉक हो है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो गए हैं, इंडिविजुअल जिसकी जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो 94% से कम है, और आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर, जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ये कितनी है? लेस देन 300 mmHg, और उसकी रेस्पिरेटरी फ्रिक्वेंसी कितनी है? मोर देन 30 ब्रीथ्स पर मिनट, सो गैस्पिंग कर रहा है। लंग इनफिल्ट्रेट्स कितना है? मोर देन 50%। लंग इनफिल्ट्रेट मतलब होता है जो लंग्स में पैचेस बन जाते हैं पस या फिर फ्लूइड के, वो 50% से ज़्यादा हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको देखकर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट माइल्ड में आएगा, एसिम्प्टोमेटिक में, मॉडरेट में या फिर सीवियर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एन एडल्ट पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कंसीडर टू बी अ सीवियर केस ऑफ कोविड-19। इनमें से कौन सा सीवियर केस है कोविड-19 का? तो अब हमने चार्ट पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन का। तो फर्स्ट है पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये आता है एसिम्प्टोमेटिक में। पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड इक्वल टू और मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट, ये मॉडरेट में आता है। पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया इक्वल टू और लेस देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट। पेशेंट विद सीवियर निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड सेप्टिक शॉक। तो डी इसका आंसर होना चाहिए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीवियर केस जो है कोविड-19 का, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल टेस्ट फॉर कोविड-19 केस फाइंडिंग रिकमेंडेड बाय ICMR। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कौन सा वायरल टेस्ट बताया है कोविड-19 का? वायरल टेस्ट मतलब जिसमें हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं। सो ए है रियल टाइम और कन्वेंशनल RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। बी सार्स कोरोना वायरस 2 एंटीबॉडी टेस्ट, नेम से ही क्लियर है यहाँ पर एंटीबॉडी है, तो इसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ना कि एंटीजन, तो वायरस हम इसमें डिटेक्ट नहीं करते। सी है बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका रियल टाइम और कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट, क्योंकि RT-PCR टेस्ट में ही हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं। और RT-PCR स्टैंड्स फॉर रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन RT-PCR, इसमें क्या करते हैं? हम डिटेक्ट करते हैं किसको? जेनेटिक मटेरियल को, जो वायरस का, सो पैथोजन का या फिर वायरस का हम जेनेटिक मटेरियल इसमें डिटेक्ट करते हैं। और ये क्या है? मोस्ट एक्यूरेट भी माना गया है टेस्ट। FDA ने, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन FAO ने RT-PCR को मोस्ट एक्यूरेट भी बताया है टेस्टिंग मेथड फॉर द करंट कोरोना वायरस पेंडेमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड सैंपल फॉर लैब डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के लिए मोस्ट प्रेफर्ड सैंपल क्या है? सो ए वेनस ब्लड सैंपल इन हेपेरानाइज्ड वाइल, बी थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया VTM, सी मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे प्रेफर्ड सैंपल हमारा क्या है? थ्रोट एंड नेजल स्वैब। हमारा अपर रेस्पिरेटरी इलनेस और लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस को ये कोज करता है कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2। तो इसलिए हम थ्रोट और नेजल स्वैब लेते हैं, और ये सबसे एक्यूरेट सैंपल मेथड माना गया है। थ्रोट मीन्स गले का और नोज का स्वैब लेना इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब होता है वो मीडियम जिसमें हम कोई भी वायरस को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
तो अब हम इसमें सैंपल ले रहे हैं, कोई भी नोज़ का या फिर थ्रोट से हम स्वैब ले रहे हैं, मीन सैंपल ले रहे हैं। तो उस सैंपल में क्या है, वायरस प्रेजेंट होगा अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो। अब उस वायरस को हमने, क्योंकि सैंपल क्या है, हमने ट्रांसपोर्ट करने होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो इसलिए हम उसके लिए एक मीडियम बनाते हैं, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। अदरवाइज अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो वायरस मर जाता है और टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता। तो ये कलेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन नेजोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल वायरस सैंपल फ्रॉम द कलेक्शन साइट टू द टेस्टिंग लैब। तो एक तो वायरस को कलेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम VTM मीन्स वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया बनाते हैं, ताकि वायरस की जो वायरलेंस है और वायबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ताकि वायरस इजीली डिटेक्ट हो सके। और इसको कोल्ड चेन में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड बाय ICMR। कौन सा ड्रग है जो ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिकमेंड किया है फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूज इन एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व इन कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ICMR ने कौन सा ड्रग रेकमेंड किया है प्रोफाइलैक्टिक यूज। प्रोफाइलैक्टिक यूज मीन्स बचाव के लिए, इन एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर मीन्स जिसमें सिम्टम नहीं है, इन्वॉल्व इन कंटेनमेंट मीन्स जो कंटेनमेंट जोन जिसमें ज़्यादा केसेस हैं या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड-19 के। तो A है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, B रेमडेसिविर, C टॉसिलिजुमैब, D मिथाइलप्रेडनिसोलोन। तो इसका आंसर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनी। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन भी इसको बोल देते हैं, वैसे तो ये क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको HCQ शॉर्ट में बोल देते हैं, या फिर अर्थराइटिस के पेशेंट में दिया जाता है। लेकिन कुछ रिसर्चेस की गई हैं ICMR के द्वारा। सो इन रिसर्च में पता लगाया गया है, रिसर्च के थ्रू जो एम्स में रिसर्च हुई थी या फिर अदर प्लेसेस पर, कि जिन पेशेंट को HCQ दिया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया, उन पेशेंट में जो कोविड के रिस्क है वो कम देखने को मिला। उनको कोविड के जो रिस्क है मीन्स कोविड उनको इतनी जल्दी नहीं हुआ। तो इस रिसर्च के बेस पर उन्होंने जो भी एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो भी कंटेनमेंट और ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड-19 का, चाहे वो कंटेनमेंट जोन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या फिर ट्रीट कर रहे हैं कोविड-19 को, या फिर कोई भी जो एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर है जो नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी वर्क कर रहा है, नॉन कोविड एरिया में भी वर्क कर रहा है, तो भी उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बोला गया लेने के लिए, एज अ प्रोफाइलैक्सिस, बचाव के लिए। नेक्स्ट, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं जैसे कि पुलिस हो गए या फिर और भी जो लैब के हैं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सर्वेलेंस वर्कर जो कि सर्वे कर रहे हैं, या फिर तो इनको, या फिर पैरामिलिट्री हो गई, राइट, तो इनको भी बोला गया कि आप प्रोफाइलैक्सिस के लिए HCQ ले लें। देन एसिम्प्टोमेटिक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स ऑफ लैब कंफर्म्ड केसेस मीन्स अगर किसी फैमिली मेम्बर में कोई लैब का कंफर्म्ड केस है, मीन्स उसको कंफर्म हो गया कि कोविड-19 है, तो बचाव के लिए फैमिली मेम्बर को भी एसिम्प्टोमेटिक जो है वो ले सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए। एसिम्प्टोमेटिक, ये नहीं कि किसी को सिम्टम है तो वो लेगा और वो ठीक हो जाएगा। हालांकि इस पर भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं बोला गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से बचाव होता है कोविड-19 का, लेकिन फिर भी एज अ प्रोफाइलैक्सिस मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्क को भी ये नहीं बचाता, लेकिन बोला गया है कि कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग कि HCQ लेने से बचाव होता है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए ले सकते हैं HCQ। बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग में ये लेना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना पड़ता है, खुद से ये हम ऐसे नहीं है कि बिना डॉक्टर की सलाह से हम ले सकते हैं और हम ठीक हो जाएंगे, तो साथ के साथ हम डॉक्टर से भी एडवाइस लेते रहते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए कोविड-19 यूनिट को या फिर कोविड-19 सरफेसेस को। सो कोई भी जो सरफेसेस हैं कोविड-19 यूनिट में उसको हमने डिसइंफेक्ट करना है, राइट, तो हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे? A 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, B डिटोल, C सेवलन और D स्टेरिलियम। तो आंसर है इसका 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो कोई भी अगर कोविड-19 यूनिट है, सरफेसेस हैं या फिर बॉडी है, डेड बॉडी जो कोविड-19 पेशेंट की है, तो उसको हम 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ही डिसइंफेक्ट करते हैं। इसको कॉमनली हम ब्लीच भी बोलते हैं।
तो सोडियम हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीच इसको बोलते हैं। ये क्या है, सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्टिंग एजेंट जो यूज़ हो रहा है वो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि वायरसेस पे भी वर्क करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोबैक्टीरियम सभी को धो डालता है। सो सभी को ये किल करता है ब्लीच 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सो ये प्रेफरेबल है, इसको हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डोनिंग। अब डोनिंग क्या होता है? डोनिंग का मतलब होता है पुट ऑन, मतलब कोई भी हम पीपी मतलब जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जब उनको डोनिंग करते हैं। डोनिंग मतलब जब उनको पहनते हैं, पुट ऑन करते हैं, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, तो डोनिंग उसको बोलते हैं। तो डोनिंग का सीक्वेंस क्या है? राइट सीक्वेंस वाइल केयरिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट को जब हम केयर कर रहे हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है डोनिंग का? फर्स्ट अब बताया गया आपको 1 to 4 कि 1 पे आता है शू कवर, सेकंड पे हुड। हुड होता है जो वो पूरा जो गाउन तो डिफरेंट है, हुड मीन्स जो पूरा वो कॉस्ट्यूम होता है हुडी जैसा जिसमें कैप भी होती है ऐसे, तो उसको हुड बोलते हैं, जो कि पीपी किट में ही आता है। जब हम कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करते हैं तब ये डाला जाता है। थर्ड N95 मास्क, फोर्थ फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ये हमने सीक्वेंस एक दे दिया है। अब करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, या तो ऐसे ही ठीक है कि पहले हम शू कवर डालेंगे, फिर हुड, फिर N95 मास्क, फिर फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स, या फिर 1 3 2 4, या फिर 1 4 3 2, या फिर डी है 4 3 2 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1 4 3 2 सी। मतलब 1 4 3 2 का मतलब है कि फर्स्ट शू कवर, फिर आता है फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव 4th नंबर पे, 3 N95 मास्क फिर हम डालेंगे और लास्ट में हुड। तो 1 4 3 2 इसका राइट आंसर है सी। अब कैसे है ये हम देख लेते हैं। सो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये जो चेकलिस्ट आप देख रहे हैं, ये दी है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आईपीसी ने। सो आईपीसी के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिसमें चेकलिस्ट बनाई गई है डोनिंग के लिए भी और डॉफिंग के लिए भी। डोनिंग मीन्स जो पीपीई है हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो जब हम पीपीई किट को पहनते हैं तो उसको डोनिंग बोलते हैं, और डॉफिंग बोलते हैं जब हम उस किट को उतारते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको डॉफिंग बोलते हैं। तो डोनिंग के टाइम पर फर्स्ट हमारा आता है वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले हमने वॉश हैंड किए। सो ये चेकलिस्ट है, किए हैं या नहीं, येस नो। देन शू कवर उसके बाद हम डालते हैं, फिर फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स डालते हैं, पहला ग्लव्स हमने वियर करना है, फिर गाउन वियर करते हैं, फिर मास्क वियर करते हैं और हमने देखना है कि कोई लीक तो नहीं है मास्क में। देन गोगल्स या फिर फेस शील्ड वियर करते हैं, फिर हुड वियर करते हैं, फिर सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स डालते हैं और फिर गाउन फिटनेस चेक हम करते हैं, मीन्स गाउन प्रॉपरली फिट है या नहीं। तो उसके लिए हम किसी बड़ी मीन्स किसी और की हेल्प ले सकते हैं चेक करवाने के लिए, कोई और अदर स्टाफ की। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है बाय इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आईपीसी के द्वारा। 1 4 3 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डॉफिंग। अब डॉफिंग मीन्स पीपी किट को जब हमने रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करेक्ट सीक्वेंस है वाइल केयरिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो 1 है शू कवर, सेकंड रिमूव आउटर ग्लव्स, थर्ड रिमूव हुड एंड फोर्थ रिमूव गाउन। तो ऑप्शन है ए 1 2 3 4, ऐसे ही बी 1 3 2 4 और सी 1 4 3 2 और डी 4 3 2 1। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। सो यहाँ पर भी ये चेकलिस्ट दी गई है सेम इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के द्वारा। सो इसमें फर्स्ट आता है चेक फॉर लीक और सोइलिंग इन पीपी बिफोर डॉफिंग। हम डॉफिंग करने से पहले मीन्स उतारने से पहले हम देख लेंगे कि हमारी पीपी में कोई लीक तो नहीं था या फिर कहीं से सॉइल्ड मतलब कोई विजिबल अगर कहीं पे कॉन्टामिनेशन हुई है तो वो तो नहीं है। तो अगर विजिबल कंटामिनेशन है तो पहले हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे अगेन ब्लीच से। देन डिसइंफेक्ट द हैंड वाइल वियरिंग ग्लव्स। तो सबसे पहले हमने ग्लव्स पहने हुए हैं अभी हमने, और हमने अपने हैंड्स को फर्स्ट डिसइंफेक्ट कर लेना है। अभी हमने ग्लव्स डाले हुए हैं, उतारे नहीं हैं। सो ग्लव्स पहनते ही हमने
जो पहने हुए हैं उसी को ही, मतलब ग्लव वाले हैंड्स को ही हमने डिसइंफेक्ट करना है फर्स्ट, कोई भी डिसइंफेक्टेंट या फिर सैनिटाइजर से, सिमिलर टू हैंड हाइजीन प्रोसीजर। जैसे हम हैंड हाइजीन प्रोसीजर करते हैं WHO के थ्रू 7th स्टेप, वैसे ही हमने डिसइंफेक्ट करना है। देन उसके बाद रिमूव शू कवर ओनली बाय टचिंग द आउटर सरफेस। अब हमने उसी चेयर पे बैठे रहना बाय सिटिंग ऑन द डर्टी चेयर, और उसी चेयर पर बैठकर ही हमने शू कवर को रिमूव कर लेना है और सिर्फ आउटर सरफेस को ही टच करना है, इनर नहीं करना। देन दोबारा से हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। देन रिमूव आउटर ग्लव। हैंड हाइजीन परफॉर्म करने के बाद हमने वो जो आउटर ग्लव है, मीन्स जो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव था, वो हमने रिमूव कर लेना है। वैसे तो 2 पेयर ऑफ ग्लव्स हैं, पहले हमने फर्स्ट डाला था डोनिंग के टाइम पर, फिर हमने लास्ट में एक और डाला था, तो जो लास्ट में डालता है उसको हमने सबसे पहले रिमूव कर लेना है। ऑफ कोर्स हम उसको ही पहले रिमूव करेंगे। देन परफॉर्म हैंड हाइजीन, दोबारा से हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। देन हुड को रिमूव करना है, फिर हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। देन गाउन को रिमूव करना है, फिर हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। देन गोगल और फेस शील्ड को रिमूव करना है, फिर से हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है और सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव को रिमूव कर लेना है। उसके बाद फिर से हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है और न्यू पेयर ऑफ ग्लव हमने डालने हैं। देन मास्क को रिमूव करना है और हमने फ्रंट जो है मास्क का उसको नहीं टच करना। डोंट टच द फ्रंट ऑफ मास्क, हैंडल विथ स्लिंग्स और बैंड्स। तो ऐसे स्लिंग और बैंड से ही हमने रिमूव कर देना है। देन दोबारा से हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। देन उसके बाद क्लीन शूज विथ अल्कोहल स्वैब। जो हमारे शूज हैं उसको हमने अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर लेना है बाय सिटिंग ऑन क्लीन चेयर। अब हमने क्लीन चेयर पे बैठ जाना है और उसको सब कुछ रिमूव करने के बाद क्लीन चेयर पर बैठ के हमने अपने शूज को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है। उसके बाद रिमूव लास्ट पेयर ऑफ ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। अब जो हमने नया ग्लव डाला था ना, उसको लास्ट में रिमूव करके हमने हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार हैंड हाइजीन को परफॉर्म करें, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ सारे इन PPE को हमने डिस्कार्ड कर देना है रेड बैग में। द रेड बैग टू बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर रेड बैग। और उस रेड बैग को हमने फिर एक और रेड बैग में डालना है और फिर ट्रीटमेंट के लिए भेज देना है। मीन्स हम डबल बैगिंग करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉफिंग के लिए। मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो क्वेश्चन है और जो सीक्वेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी जो नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर सकें। और इसका अगर आपने डिटेल में देखना है तो मैं लिंक दे दूंगी, जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की जो साइट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19। सो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? फीवर, डिहाइड्रेशन, निमोनिया, वीकनेस। तो आपको पता ही है कि निमोनिया जो है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सीवियर केसेस में और मॉडरेट केसेस में भी कोविड-19 की। सो आंसर इज सी, निमोनिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ नियोनेट बोर्न टू अ कोविड पॉजिटिव मदर। कोविड पॉजिटिव मदर है और उससे एक बेबी बोर्न हुआ है, नियोनेट न्यू बोर्न को बोलते हैं। शुड बी टेस्टेड फॉर कोविड-19 विद इन। अब उसको हमने कब तक टेस्ट करना है, कितने दिनों तक के बीच बीच में उसको टेस्ट करना है बेबी को? तो A 14 डेज ऑफ डिलीवरी, B 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, C 2 मंथ्स ऑफ डिलीवरी और D 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी। तो आंसर है इसका A 14 डेज ऑफ डिलीवरी, क्योंकि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सार्स कोरोना वायरस 2 का इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली है बॉडी में, उससे लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर जब तक फर्स्ट साइन और सिम्टम शो होता है, तो उस पीरियड के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो होने तक, तो वो होता है अप्रॉक्स 14 डेज। तो 14 डेज क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, रेंज करता है 2 to 14 डेज तक कोविड-19 का, इसलिए हम 14 डेज ऑफ डिलीवरी के बीच बीच में हम बेबी का टेस्ट करेंगे। तो आंसर है इसका 14 डेज ऑफ डिलीवरी, ताकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्योंकि 14 डेज होता है तो सिम्टम भी अपीयर हो जाते हैं, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, तो जो डिटेक्ट हो जाता है वो इजिली टेस्ट में। नेक्स्ट आता है all of the statements are correct regarding case of COVID-19 patient who is on mechanical ventilator except। अब पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, सारे ये सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ए है अप्लाई सक्शन फॉर नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड,
B. Open suctioning is preferred over closed suctioning. C. Airborne precaution should be taken when performing suction. D. Prone positioning is recommended for the patient with COVID-19 while on mechanical ventilator. तो इसका जो आंसर है वो क्या है? B. सो B करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कोविड-19 को जब भी हम सक्शन करते हैं तो हम ओपन सक्शन नहीं करते, हम क्लोज सक्शनिंग प्रेफर करते हैं. बाकी हम सक्शनिंग को 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करते. एयरबोर्न प्रिकॉशंस जो हैं वो हम लेते हैं जब भी हम सक्शन करते हैं. प्लस जब भी मैकेनिकल वेंटिलेटर पर पेशेंट कोविड-19 होता है तो प्रोन पोजीशन हम रेकमेंड करते हैं फॉर बेटर सक्शनिंग. तो आंसर क्या है? बी. ओपन सक्शनिंग इज प्रेफर्ड ओवर क्लोज सक्शनिंग, क्योंकि हम क्लोज सक्शनिंग को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है. तो सक्शनिंग जब भी हम करते हैं इंट्यूबेटेड पेशेंट की, जो भी कोरोना वायरस पेशेंट है जो मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, मीन्स उसको वेंटिलेशन का सपोर्ट दिया जा रहा है, तो मतलब पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है, तो उस टाइम पर क्या होता है? एरोसोल जनरेट होते हैं. सो इस प्रोसीजर में एरोसोल मतलब कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरेट होते हैं. तो उस एरोसोल से क्या होता है कि जो रिस्क है इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का वो इंक्रीज हो जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं? क्लोज सक्शन सिस्टम प्रेफर करते हैं, जिससे जो एरोसोल्स हैं वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सकें. तो इसलिए क्लोज सक्शन सिस्टम प्रेफर किया जाता है, और साथ में ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इससे मिलती है. प्लस साथ में ही जो भी स्टाफ हैंडल कर रहा है सक्शनिंग को, उसको फुली इक्विप्ड होना पड़ता है, पीपी इक्विपमेंट डालनी पड़ती है विद लेवल 3 प्रोटेक्शन. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2. ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी. तो इसका आंसर क्या है? 2 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. सी इसका आंसर है. सो करंटली अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC के अकॉर्डिंग जो इंक्यूबेशन पीरियड है नोवल कोरोना वायरस का, मीन सार्स कोरोना वायरस 2 का, वो रेंज करता है 2 से 14 डेज. सो 2 to 14 डेज के बीच में ये रेंज करता है आफ्टर एक्सपोजर. तो वैसे तो क्या होता है कि मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड 5 डेज होता है, मीन्स मोस्टली 5 डेज पर सिम्टम शो कर देते हैं. लेकिन जो एक रेंज है, क्योंकि कुछ पेशेंट ने 2 डेज पे भी सिम्टम शो किए हैं, कुछ ने 14 डेज पर भी किए हैं. वैसे तो रेयर है कि पर्सन 2 डेज में ही कर दे और 14 डेज में, बट एक ये रेंज है. तो क्योंकि पेशेंट ने 2 डेज पे भी किए हैं, 14 डेज पे भी किए हैं, इसलिए एक रेंज लेकर चल रहे हैं CDC कि 2 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है कि एंट्री होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इन्फेक्शन कब शो होता है, एंट्री के बाद इन्फेक्शन मीन्स जो साइन एंड सिम्टम है वो कब शो होगा, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. उस पीरियड को तो वो 2 डेज में भी फर्स्ट साइन शो हो सकता है या फिर 14 डेज में भी हो सकता है. वैसे जो अगर हम फिक्स बोलें मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, तो 5 डेज में मोस्टली कर देते हैं शो. नेक्स्ट आता है 25th, अ हेल्थ केयर वर्कर हु कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद अ पॉजिटिव कोविड-19 पेशेंट विदाउट प्रॉपर PPE शुड बी क्वारंटाइन फॉर. अब कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, उसने प्रॉपर PPE नहीं डाली थी, मीन्स विदाउट पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं डाले थे अच्छे से, विदाउट PPE था, विदाउट प्रॉपर PPE था, मे बी कुछ PPE इक्विपमेंट उसने डाले हों बट कुछ नहीं डाले थे. तो एक पॉजिटिव कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में वो आया है, तो उसको कितने दिन के लिए हमने क्वारंटाइन करना चाहिए? तो ए है 7 डेज, बी 14 डेज, सी 21 डेज या फिर डी 28 डेज. तो इसका आंसर है बी 14 डेज. 14 डेज इसलिए क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो है 2 to 14 डेज. तो सिम्टम शो होने में 14 डेज लग जाते हैं, इसलिए पेशेंट को 14 डेज तक एटलीस्ट हम क्वारंटाइन करेंगे, ताकि पता लग जाए कि अगर कोई सिम्टम अपीयर होता है तो वो 14 डेज में हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट पॉजिटिव है या फिर कोई भी पर्सन पॉजिटिव है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड to disinfect the dead body of COVID-19 patient before putting in body wrap. अब मैंने बताया कि COVID-19 से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे वो सरफेस है या फिर खुद से पेशेंट है COVID-19 का, डेड बॉडी, पेशेंट नहीं मैं बोल रही, लाइव पेशेंट को नहीं हम करते, जो डेड बॉडी है उसको हम किससे डिसइंफेक्ट करेंगे? बॉडी रैप करने से पहले. सो रैपिंग से पहले मीन्स बॉडी को जो लपेटते हैं उसमें लास्ट में रैप करते हैं शीट में, उससे पहले हम पेशेंट को डिसइंफेक्ट करते हैं. मीन्स जो डेड बॉडी है कोविड-19 की उसको डिसइंफेक्ट करते हैं. तो डिसइंफेक्ट किससे करते हैं हम? ए 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, बी 50% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
सी 5% सेवलोन सोल्यूशन, डी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। तो इसका आंसर है डी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, जिसको ब्लीच भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 27, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जिसको CDC बोलते हैं, रेकमेंड डिस्टेंस बिटवीन पर्सन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अब उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? A 2 फीट, B 4 फीट, C 6 फीट और D 8 फीट। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि CDC के अकॉर्डिंग है ये। तो इसका CDC बोलती है कि 6 फीट डिस्टेंस एटलीस्ट होना चाहिए। 6 फीट कितना होता है? अराउंड 2 मीटर्स होता है ये। 6 फीट का मतलब है कि हम डबल आर्म, सो ये आर्म जितनी है हमारी, इससे डबल आर्म डिस्टेंस होना चाहिए 6 फीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन फॉर कोविड-19 बाय MOHFW। मीन्स MOHFW मीन्स मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि इंडिया में है। तो मिनिमम डिस्टेंस इन्होंने कितना बताया है सोशल डिस्टेंसिंग का? तो ये किसके अकॉर्डिंग है? MOHFW के अकॉर्डिंग। जो पहला क्वेश्चन था वो CDC के अकॉर्डिंग था। तो A है 1 मीटर 3 फीट, B 2 मीटर 6 फीट, C 3 मीटर 9 फीट, D 4 मीटर 12 फीट। तो इसका आंसर है 3 फीट मीन्स 1 मीटर। तो MOHFW जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने मिनिमम बोला है कि एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 3 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए पर्सन्स के बीच में। तो आंसर है इसका 1 मीटर 3 फीट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि MOHFW के अकॉर्डिंग 3 फीट है और CDC अकॉर्डिंग 6 फीट है। Question number 29, which of the following is an appropriate measure to handle emotional problems during quarantine period in suspected or confirmed COVID-19 patient? अब COVID-19 पेशेंट को जब वो क्वारंटाइन में होता है, क्योंकि वो अकेला होता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको डील करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? ए स्टेइंग काम, काम मीन्स आराम से रहो, पेशेंस। डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल फॉर डेली एक्टिविटीज़ इन आइसोलेटेड जोन, आप एक स्केड्यूल बना सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ का। बी स्विच टू सोशल ड्रिंकिंग टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी, आप सोशल ड्रिंकिंग करने लग जाएं, ड्रिंक करने लग जाएं, अल्कोहल कंज्यूम करें अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। सी प्ले आउटडोर गेम्स, आप बाहर जाके खेलने लग जाएं, आपको कोविड है और आप बाहर जाकर खेलने लग जाएं। डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ना तो हम पेशेंट को सोशल ड्रिंकिंग की सलाह दे सकते हैं एंजाइटी, ना ही क्योंकि पेशेंट को कोविड-19 है हम उसको बाहर खेलने की भी सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उसको कोविड है तो स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन। तो ए इसका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स आर यूज्ड ड्यूरिंग डोनिंग ऑफ PPE वाइल केयरिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट? तो कितने पेयर ऑफ ग्लव्स यूज होते हैं डोनिंग के टाइम पर? डोनिंग मींस जब हम PPE पहनते हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो हमने उसमें कितने ग्लव्स पहने थे? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या फिर 4th एज पर द प्रेफरेंस ऑफ नर्स, जितना नर्स चाहे। ऐसा तो होता नहीं है। तो बी है इसका आंसर, 2 पेयर्स। तो डोनिंग के टाइम पर 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स पहने थे, एक बार पहने थे बीच में, फिर एक लास्ट बार पहने थे। और अगर हम डॉफिंग के टाइम पर देखें तो हमने 2 बार रिमूव किए थे 2 पेयर ऑफ ग्लव्स और एक बार नया पहना था। तो आंसर इसका डोनिंग के टाइम पर क्या है? 2 पेयर्स। So that's it about MCQs on COVID-19. So if you understood this video, then please like, subscribe and share my channel.